हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने कहा है कि आरबीआई गवर्नर ने दिए मार्केट में करेक्शन के संकेत। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ इससे। ऐसा शक्तिकांत दास जी जो हैं, जो आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है मार्केट में, बट उन्होंने इंडिकेशन ऐसा ही दिया है। अब पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ कि ये जो हमारे गवर्नर साहब हैं, इन्होंने जब इंडियन इकोनॉमी में कदम रखा, कहने का मतलब है, जब आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला तो बहुत ही टफ सिचुएशन था। क्योंकि उसके पहले जो उनके प्रेडेसेसर थे, उर्जित पटेल जी, उन्होंने अपना पद से रेजिग्नेशन दिया। क्योंकि उनकी आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, कि उनके सरकार के साथ कुछ उनके मतभेद थे, उनके जो व्यू पॉइंट्स थे वो मिल नहीं रहे थे, तो वो एक कारण था। उसके पहले भी उनके प्रेडेसेसर जो थे, मिस्टर रघुराम राजन, उन्होंने भी सेम इशू पर ही अपना रेजिग्नेशन दिया था अपने आरबीआई गवर्नरशिप से। बट उसके बाद जब उर्जित पटेल के बाद जब ये मिस्टर शक्तिकांत दास जी आए आरबीआई गवर्नर की कमान संभालने के लिए, तो वो टाइम पे बहुत हमारी इकोनॉमी जो थी बहुत टफ सिचुएशन में थी। तो उन्होंने जो काम किया है, तो मैं उनकी सराहना करना चाहता हूँ कि बहुत काबिल तारीफ काम किया है उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी का संभाला है, आरबीआई के जो एक काम होता है, आरबीआई का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इकोनॉमी को संभाल के रखे, उसके हमारी जो इंडियन करेंसी उसको डिप्रिशिएट ना होने दे। मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि इन्होंने बहुत ही बखूबी संभाला। तो मैं इनको अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ। बहुत ही काबिल तारीफ काम किया। बट ये मैंने आज क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एक इंटरव्यू में सीएनबीसी आवाज के साथ इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें इन्होंने बहुत इकोनॉमी के बारे में और हमारे जो मार्केट है, शेयर मार्केट के बारे में बहुत एक हम उसको बोलेंगे डीकपलिंग। मतलब दोनों चीज मिल नहीं रही है, मतलब दोनों चीज में दे आर नॉट इक्वल। मतलब मेरा आप समझ सकते हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों एक ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं। मतलब एक चल रहा है दूसरे तरफ, एक रास्ते जा रहा है, इकोनॉमी दूसरे रास्ते जा रही है, और शेयर मार्केट का जो रास्ता है वो दूसरे तरफ है। तो मैं आपको सीधा उनके आर्टिकल पे लेके आना चाहता हूँ, उन्होंने क्या कहा है सीएनबीसी आवाज के इंटरव्यू में। तो देखिए, उन्होंने बहुत कहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज नॉट इन सिंक। देखिए इनके शब्द देखिए आप, नॉट इन सिंक मतलब क्या है? सिंक मतलब का मतलब होता है कि मार्केट का ये जो इकोनॉमी है, मार्केट के साथ में चल नहीं रहा है। मतलब इसका रास्ता कहीं अलग है और इस मार्केट का रास्ता कहीं अलग है, इकोनॉमी का रास्ता अलग है, दोनों के रास्ते अलग अलग है। रियल सिंक विद द रियल इकोनॉमी के साथ हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो मैच नहीं कर पा रहा है, विच विल रिजल्ट इन अ करेक्शन। करेक्शन, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से पढ़िए इस बात को। करेक्शन बोल रहे हैं ये भाई साहब अपने शक्तिकांता दास जी। तो इनका मतलब क्या है कि मार्केट कहीं और चल रहा है और इकोनॉमी की डायरेक्शन कहीं और है। वॉन्ड, उन्होंने वॉर्न किया है। देखिए ये शब्द भी पढ़िए, ये बहुत ही आप बोलते हैं ना जिसको, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आप लाइंस में जो लिखे उनकी बीच की बातों को पढ़ना बहुत जरूरी है। देर इज सो मच लिक्विडिटी, देखिए क्या क्या शब्द है इनके, सो मच लिक्विडिटी इन द सिस्टम इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इनका कहना यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी में इतना ज्यादा लिक्विडिटी, इतने पैसों का लिक्विडिटी सप्लाई हो रही है, पैसों का सप्लाई हो रहा है मार्केट में, कि दैट्स व्हाई द स्टॉक मार्केट इज वेरी बायंट। मतलब इसलिए स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड इट इज डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड विद द रियल इकोनॉमी। इन्होंने जो ऊपर पहले बात की, नॉट इन सिंक का मतलब ये होता है कि डिसकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी। मैंने जो आपको पहले बात की डीकपलिंग का मतलब ही डिस्कनेक्टेड होता है। क्या कहा दास इंटरव्यू विद द सीएनबीसी आवाज चैनल, देयर विल डेफिनेटली बी अ करेक्शन। ये देखिए इन्होंने करेक्शन की बात कहाँ पे की, यहाँ पे एक बार करेक्शन की बात की, उसके बाद यहाँ पे वो करेक्शन की बात कर रहे, सेम चीज वो दोहरा रहे हैं बार बार, कि ये जो लिक्विडिटी है मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, आप अमेरिका के मार्केट देख लीजिए, आप यूरोप के मार्केट देख लीजिए, आप एशिया के मार्केट देख लीजिए, आप इंडियन मार्केट देख लीजिए, बिल्कुल एक तरफा मूवमेंट चल रहा है। सब पूरी तेजी का रुख हर तरफ
चल रहा है और गिरने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देखिए पूरे पैंडेमिक का जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से फैल रहा है, बट स्टिल हमारे जो शेयर बाजार है वो इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। एक ही रीजन है, लिक्विडिटी। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, द ब्लू चिप, ये तो आज सेंसेक्स का इन्होंने आर्टिकल ने बताया कि हैव गेन्ड 37.1% एंड 35.2% रिस्पेक्टिवली एज देयर लास्ट क्लोज इन दिस फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग इन अप्रैल। ओके, तो उनका ये कहना है कि अप्रैल से अभी तक 37.1% निफ्टी बढ़ चुका है और 35.2% सेंसेक्स बढ़ चुका है। ठीक है, अब आगे गवर्नर साहब क्या करें। द मंथ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेल्ड इंटरेस्ट रेट स्टेडी ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो एमपीसी की भी जो मीटिंग हुई थी 4 से 6 अगस्त के बीच में, तो उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट था उन्होंने स्टेडी रखा, उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया इंटरेस्ट रेट में, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। क्योंकि अब क्या होता कि अगर वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते तो वहां पे इन्फ्लेशन का खतरा आ जाता, इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस आ जाते, क्योंकि ये आपको पता ही है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेंगे और वाइस वर्सा सिचुएशन होती है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट को स्टेडी रखा। मतलब अगर वो अभी आपको पता है कि इन्फ्लेशन अभी इस सिचुएशन में पिछले जब से ये कोविड लॉकडाउन के केसेस हमारे इंडिया में चल रहे हैं तो उसमें सप्लाई चेन डिसरप्शन बहुत ज्यादा हुआ है। सप्लाई चेन का बहुत ज्यादा मतलब माल इधर उधर से आप यहाँ से वहाँ, मतलब जो सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर से कस्टमर के पास जाएगा, ये बहुत दिक्कत हो रही है। इस तरीके से इस वजह से जो हमारा सप्लाई चेन का जो इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है। तो इस कारण से अगर हम इंटरेस्ट रेट को अगर कम कर देते तो वहाँ पे इन्फ्लेशन का खतरा और बढ़ जाता, जो कि पहले ही बढ़ा हुआ है ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड पैंडेमिक सिचुएशन। अब गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं, वी हैव अ पॉलिसी स्पेस, मतलब उसके उनके पास अभी भी इंटरेस्ट रेट कम करने के मतलब वहां पे है। उन्होंने देखिए यहाँ पे उन्होंने एक बात कही है कि पॉलिसी स्पेस है उनके पास फिर भी अभी भी जगह है कि वो इंटरेस्ट रेट और कम कर सके। बट उन्होंने देखिए क्या कहा है, वी हैव टू कीप द आर्सेनल ड्राई। आर्सेनल का मतलब क्या होता है, उनके हमारे जो बम बारूद, अब इनके पास तो बम बारूद नहीं होंगे, इनके बम बारूद का मतलब होता है कि मनी, पैसे। इनके पास अपने जो हथियार है वो हमेशा तैयार रखने पड़ेंगे कि अगर कुछ भी अगर इनके फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में तो उसको टैकल करने के लिए उनके पास पूरी तरीके से अपनी आर्सेनल होनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं देखिए, फ्यूचर में जुडिशियसली इन द फ्यूचर, मतलब अपने फ्यूचर में बहुत सोच समझकर इनको पैसे, इंटरेस्ट रेट या फिर आप बोलिए एक्सचेंज, जो भी इंटरेस्ट रेट को कम या बढ़ाना पड़ेगा या फिर स्टडी रखना पड़ेगा। तो इनका बहुत मतलब कॉशियस आप स्टेटमेंट बोल सकते हो, इनका बहुत ही ज्यादा कॉशियस स्टेटमेंट आप आरबीआई गवर्नर के पास से आ रहा है कि इकोनॉमी की हालत अभी भी खस्ता है, अभी भी ठीक नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि इट सजेस्टेड बैंक्स इज अ लिटिल रूम फॉर रेट कट इन दिस एनवायरनमेंट। बैंक्स अभी कोई इंटरेस्ट कट, रेट कट के बारे में सोच नहीं रहे हैं। रिटेल इन्फ्लेशन देखिए, रिटेल ऊपर जो इन्होंने बात की इन्फ्लेशन के बारे में, रिटेल इन्फ्लेशन इन जून रोज टू 6.9%, हायर देन आरबीआई's 2 to 6% मैंडेटेड टारगेट रेंज। इनका जो एक टारगेट रेंज होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में ही रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया है, 6.909%। तो ये जो रेंज है यहाँ से ऑलरेडी निकल चुका है। बट उन्होंने क्या कहा है, फोर्सिंग इट टू कीप रेट स्टेडी। अगर वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते तो ये इन्फ्लेशन जो रेट है और बढ़ जाते और ये जो रेंज है यहाँ से और बाहर निकल जाता, तो एक प्रॉब्लम की सिचुएशन खड़ी हो सकती थी। अब एक इनका क्या बोलना, अ ब्रीच ऑफ द बैंड फॉर 3 स्ट्रेट क्वार्टर्स, मतलब अगर 3 कंटिन्यूसली 9 महीने, 3 क्वार्टर मतलब 9 महीने होते हैं, ये कंटिन्यू अगर 9 महीने से अगर ये बैंड के बाहर ये इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन रहता है तो वो अपने गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑफर एन एक्सप्लेनेशन टू द गवर्नमेंट। तो उनको गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्यों, किस कारण से ये जो बैंड के बाहर ये इन्फ्लेशन रेट रहा। अब उसके बाद क्या कहते हैं गवर्नर साहब, एट अ टाइम व्हेन द इकोनॉमी इज सीवियरली हैमस्ट्रंग। देखिए इनका शब्दों को आप पढ़िए, सीवियरली हैमस्ट्रंग मतलब बुरी तरीके से इसको चोट पहुंची है इकोनॉमी को, by the novel coronavirus pandemic, the RBI expects a severe contraction in GDP in this first half of this financial year। तो देखिए आरबीआई भी हमारे जीडीपी
के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले भी कहा, बहुत सारे हमारे इकोनॉमिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस ने एक्सपेक्ट किया है कि हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो नेगेटिव टेरिटरी में जाने वाली है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसलिए आरबीआई गवर्नर की ये सारे स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। द इकोनॉमी विल इंप्रूव इन द सेकेंड हाफ। देखिए यहाँ पे इनका पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है, इन द सेकेंड हाफ बट द एनुअल ग्रोथ नंबर विल रिमेन इन नेगेटिव टेरिटरी। देखिए इनका कहना है कि सेकेंड हाफ में तो इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, बट स्टिल एनुअल जो ग्रोथ हमारी रही है, तो आपके क्वार्टर्स के नंबर आएंगे, ये तो नेगेटिव, ये तो क्वार्टर वाले हैं, बट ये फिर भी बोल रहे हैं कि सेकेंड हाफ में तो इंप्रूव होगी, बट स्टिल हमारे जो एनुअल जो जीडीपी नंबर्स आएंगे 2021 में, तो वो भी नेगेटिव ही रहने वाले हैं। तो विदाउट गिविंग अ स्पेसिफिक फोरकास्ट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन एनवायरनमेंट, उन्होंने कोई अपने स्पेसिफिक फोरकास्ट नहीं बोला कि कितने नंबर्स रहेंगे, एक कोई आंकड़ा नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि एनवायरनमेंट ही इतना अनसर्टेन है, तो वो क्या बताएंगे। तो ये देखिए आप पूरा जो मैंने स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ी, इनकी पूरी जो बातचीत थी सीएनबीसी आवाज के साथ इंटरव्यू में, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये क्या कहना चाहते हैं इकोनॉमी के बारे में। अब दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इस जो सिचुएशन पूरा हमारे ये लॉकडाउन का था और अभी Q1 के रिजल्ट्स भी आए थे, तो इसमें कुछ सेक्टर्स जो थे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस सिचुएशन की वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कंपनी मतलब ये उनके कोविड की वजह से अच्छा हुआ बुरा हुआ, बट मैं एक एक जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ कि जो Q1 के रिजल्ट्स अगर आपने देखे होंगे, तो Q1 के रिजल्ट्स में जो स्टेपल्स कंपनीज थी, स्टेपल्स मतलब क्या, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो हम खाने खाते हैं, जो भी हम रोज यूज करते हैं, तो उसमें आप देखिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर को, उसके बाद डाबर को, जो कि ये एचयूएल एक एफएमसीजी कंपनी, डाबर भी एफएमसीजी कंपनी है। तो ये कंजम्पशन जो स्टोरी है इंडिया की, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है आज की डेट में भी। तो आप एचयूएल, डाबर हो गया, आप ब्रिटानिया देख लीजिए, ब्रिटानिया के आप देखिए, एचयूएल, डाबर, इनके रिजल्ट्स देखिए, उनके वॉल्यूम्स में, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन जो स्पेस है उसमें भी, इस कंजम्पशन स्पेस में भी आपको थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन बहुत बड़ा एक स्पेस है उसमें। स्टेपल्स जो एफएमसीजी वाला जो सेक्टर है, उसने बहुत ज्यादा फायदा, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। दूसरा आपको पता ही है कि आईटी अब सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हर जगह, तो आईटी रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, तो उनको उनको फायदा हुआ है, क्योंकि आईटी कंपनीज में क्या होता है कि आईटी कंपनीज के खुद के तो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट वो दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी, या फिर दूसरे उनके जो क्लाइंट्स रहते हैं आउटसाइड या फिर इंडिया में, तो उनको भी वो हेल्प करते हैं उनके सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो भी दूसरे कंपनीज जो होंगे, इनके जो क्लाइंट्स होंगे, तो वो उनको इन्होंने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की होगी वर्क फ्रॉम होम, या फिर अभी जैसे ऑफिस से घर का जो ट्रांजिशन हुआ है एम्प्लॉइज का, तो उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। तो उसमें भी एक आईटी स्पेस था जहाँ पे इनको फायदा हुआ है। दूसरा आप फार्मा, फार्मा आपको पता ही है कि पूरा हर जगह एक फार्मा का यूफोरिया आप बोल सकते हो। फार्मा जो हर जगह पूरे वर्ल्ड में फार्मा कंपनीज का एक दबदबा भी रहा है पिछले मार्च से देख लीजिए आप। तो जितने भी कंपनी, सबको फायदा हुआ है, वो कोई कुछ भी हो, एपीआई बनाते हो, एपीआई कंपनीज हो, या फिर जेनरिक ड्रग्स बनाती हो, तो सारे कंपनीज को फायदा हुआ है। तो उसमें आप मेनली, और एक भी था कि चाइना से जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हुई है ड्यू टू इंडिया चाइना आप सिचुएशन थी, जो टेंशन वाली सिचुएशन थी, उसके वजह से क्विट चाइना, बॉयकॉट चाइना का जो बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है फार्मा की, जो कि वहाँ पे इंडिया में शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं। तो वो भी एक फायदा हुआ है फार्मा सेक्टर को। दूसरा आप दूसरे जो मतलब नॉन बेनिफिशियरीज या फिर जिनको नुकसान हुआ, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर थी ऑब्वियसली। तो दूसरा हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल्स आप बोल सकते हो। तो ये एक मोटा मोटा इकोनॉमी की भाषा में इसको बोलते हैं हेटेरोजीनस। मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा है, या फिर होमोजीनस नहीं। होमोजीनस मतलब एक तरीके का सब, मतलब एक इक्वल आप बोल सकते हो, होमोजीनस सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी ही अभी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है, अनसर्टेन सिचुएशन में हम लोग खड़े हैं। तो उस केस में आप देखिए कि हेटेरोजीनस सिचुएशन बनी हुई है आज की डेट में, हमारे जितने भी Q1 के जो रिजल्ट्स आए थे। तो अभी
ये जो सिंगल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये जीडीपी में जो ये गवर्नर साहब भी बात कर रहे हैं कि जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, तो आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो ये बहुत मतलब मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा था कि 1981 के बाद में ऐसा सिचुएशन आएगा 2020 जहाँ पे सिंगल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन पूरे साल भर का, होल ईयर का सिंगल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन आपका पूरे इकोनॉमी के ग्रोथ में रहेगा, जो कि आफ्टर 40 इयर्स हम ऐसा सिचुएशन देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी में जहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव टेरिटरी में आएगी। तो आप एक जब सिचुएशन सुधरेगी, जैसे गवर्नर साहब भी बोल रहे हैं कि सेकेंड हाफ में सिचुएशन सुधर सकती है, तो उसमें भी एक लैगिंग इफेक्ट रहेगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती एक बार से एकदम से सारे सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, मार्जिन बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। एक एक मतलब धारा से नहीं बहने वाली है। तो एक धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, अलग अलग सेक्टर्स खुलेंगे, वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, देन बहुत मे बी हो सकता है लैगिंग इफेक्ट हो 1-2 साल का। तो अभी जो नेक्स्ट जो रिजल्ट सीजन होगा उसमें देखना पड़ेगा कि Q2 के जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो मेरे ख्याल से और परेशानी करने वाले रहेंगे, क्योंकि इस बार जो हमारे इकोनॉमी का जो बैकबोन है फाइनेंशियल्स, उनको आरबीआई की तरफ से एक हेल्प मिला था। हेल्प मतलब आप बोल सकते हो कि एक हेल्पिंग हैंड काइंड ऑफ मिला था कि मोराटोरियम इनको मिल गया था, ताकि अभी जो Q1 में थे, Q1 में इनको एनपीए दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया था कि आपको एनपीए बुक्स में आपको नहीं दिखाने हैं, आपके सिर्फ मोराटोरियम के फिगर्स आएंगे जो कि हम आपके इस कोविड की वजह से जो भी आपने प्रोविजंस बनाए हैं तो वही आएंगे। तो वहां पे मोराटोरियम की वजह से आपके जो बैंक्स थे उनके बैलेंस शीट्स में वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो एनपीए के फिगर्स आए ही नहीं है। तो हमको अभी तक पता नहीं। हाँ, वहाँ पे सुमोटो का था सिचुएशन जहाँ पे कोई बैंक अगर अपने खुद से अगर अपने एनपीएस दिखाना चाहती है तो दे कैन शो इट, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू शो देयर एनपीए लेवल्स इन दिस क्वार्टर ऑफ रिजल्ट्स। तो अभी Q2 के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें हमको एक्चुअल फिगर पता चलेगी कि क्या है एनपीए के फिगर्स, क्या है उनके प्रोविजंस के लेवल्स। तब हम और एनालिसिस कर पाएंगे कि कहाँ से हमारे बैंक्स कितने मजबूत है, जो कि फाइनेंशियल्स हमारे कंट्री का इकोनॉमी को बैकबोन मानते हैं। तो अभी लैगिंग इफेक्ट में आप देख सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स जल्दी रिकवर करेंगे, कुछ सेक्टर देर से रिकवर करेंगे, जिसमें हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल जैसे सेक्टर से वो थोड़ा टाइम लेंगे अपने आप को संभलने में। तो आप देखिए कि इसमें अभी अर्निंग्स जो है 18 मंथ्स, मुझे मेरा जो एनालिसिस कहता है या फिर मेरा एक धारणा कह सकते हो कि 18 मंथ्स टू 2 इयर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 टू 24 मंथ्स लगेंगे आपके प्री कोविड लेवल्स के जो भी अर्निंग्स थे वहां तक रीच करने में। मतलब प्री कोविड लेवल्स के पहले जो भी अर्निंग्स कंपनीज अर्न करती थी वहां तक पहुंचने के लिए हमको और 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। आप बोल सकते हो मतलब इतना तो लगना ही चाहिए। तो बस यही मैं बात कहना चाहता था आपसे कि आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट जो भी था तो ये थोड़ा अलार्मिंग था सबके लिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करके इनकरेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, क्योंकि आपको ऐसी ही जेन्युइन और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।